साथियों, आज फिर आपके लिए हम लेके आए हैं डीसी जनरेटर इलेक्ट्रिशियन टेड थ्योरी का डीसी जनरेटर पार्ट 1 इससे पहले हम आपको बता चुके हैं, जिसमें आपको 1 से 30 तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ये देखिए 1 से 30 से क्वेश्चन 1 से लेके 30 तक ये क्वेश्चन आपका हम सॉल्व करा चुके हैं। अब आगे इसमें हम 30 के बाद जो भी क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व कराते हैं। टोटल 51 क्वेश्चन का सेट है, जिसमें आपको ये 30 क्वेश्चन हम सॉल्व करा चुके हैं। अब आगे 31 से आपको हम सॉल्व कराने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। कहता है एक जनरेटर में योग और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है। तो ये आर्मेचर कोर के द्वारा पूरा होता है। एक जनरेटर में योग और ध्रुव के माध्यम के चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है। तो बी नंबर आंसर, आर्मेचर कोर के द्वारा। दूसरा क्या है कि डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण। डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है। तो कहता है आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण, यानी कि जब जैसे ही लोड बढ़ेगा तो लोड बढ़ने के बाद क्या होगा कि लोड बढ़ेगा तो आर्मेचर रिएक्शन बढ़ जाएगा, और जब आर्मेचर रिएक्शन बढ़ जाएगा तो वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप कर जाएगा। तो इसका आंसर आपको ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, लंबी दूरी वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो लंबी दूरी वितरण लाइनों के लिए आपको संचयी यौगिक जनरेटर यानी कि क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर का उपयोग किया जाता है। लंबी दूरी वितरण लाइनों के लिए डीसी के किस प्रकार के जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो संचयी यौगिक जनरेटर का उपयोग किया जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन है, जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो रखरखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा दिया जाता है। गर्म हवा देने के बाद क्या होता है कि मशीन में जो भी मॉइस्चर हल्का आता है, हल्का जल वाष्प का जो भी मात्रा आता है या नमी की मात्रा आती है, उसको अगर हम हॉट ब्लोअर से अगर हम हवा देते हैं तो गर्म हवा देने के कारण क्या होता है कि नमी जो होता है, मॉइस्चर जो होता है वो फिर सूख जाता है, जिससे कि इंसुलेशन का जो कैपेसिटी होता है वो बढ़ जाता है। 35 क्वेश्चन कह रहा है कि अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है। तो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, जो हम बताए थे कि मान लीजिए कि इस तरह से ये क्या है, आर्मेचर है, ये आपका रेसिस्टेंस है, इधर ये आपका क्या है, वोल्टेज है। ठीक, अब ये क्या है कि खुद से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो इसको स्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं, तो एक अलग से हम बैटरी लगाते हैं, जिससे कि हम इस आर्मेचर को एक्साइट करते हैं। एक्साइट करने के बाद ये क्या होता है कि अपना वर्क करने लगता है। तो वही इसमें कहा गया कि अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में, यानी कि रेसिडुअल मैग्नेटिज्म रहता है, उसके अभाव में किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। 35 का डी नंबर हो जाएगा। 36 का तरफ क्या है, आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो आर्क वेल्डिंग के लिए हमेशा क्या करते हैं कि आर्क वेल्डिंग के लिए हमको करंट की ज़रूरत होती है। वेल्डिंग के लिए हमको जैसे ही हमको अगर पता चले तो वेल्डिंग के लिए क्या करते हैं, करंट की ज़रूरत होता है। तो करंट की ज़रूरत क्या होगा, तो देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, शंट जनरेटर में क्या होता है, वोल्टेज कांस्टेंट रहता है और करंट का मान बढ़ता घटता है। सीरीज जनरेटर में क्या होता है, करंट का मान कांस्टेंट होता है, वोल्टेज का मान बढ़ता घटता है। तो बी नंबर तो होगा नहीं। ठीक, और इसमें देखिए क्या, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। अगर डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर नहीं रहता ऑप्शन में तो आंसर क्या हो जाता, ए नंबर।
शंट जनरेटर, लेकिन अगर डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर रहेगा तो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर ही होगा। तो आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? तो डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर यानी कि विभेदक यौगिक जनरेटर का उपयोग किया जाता है। अब आगे देखिए, डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या है, यानी कि वेव वाइंडिंग की विशेषता क्या है? तो वेव वाइंडिंग को जो होता है वो सीरीज की तरह काम करता है, और सीरीज का विशेषता क्या होता है? सीरीज में करंट समान होता है और वोल्टेज जो होता है वो बढ़ता घटता है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे कि लो करंट एंड हाई वोल्टेज। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर। तो डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या होता है? तो आंसर इसका हो जाएगा सी, 37 का सी। लो करंट हाई वोल्टेज, कम धारा और उच्च वोल्टेज का मान होता है। वेव बाइंडिंग में कम धारा और उच्च वोल्टेज, और लैप बाइंडिंग में क्या हो जाएगा? लैप बाइंडिंग में उच्च धारा और निम्न वोल्टेज। ठीक, आगे देखिए आपका हो जाएगा 38 क्वेश्चन नंबर। 38 क्वेश्चन नंबर में क्या कहता है? 38 क्वेश्चन नंबर में कहता है कि डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर में संयोजक प्रतिरोध धारा का उद्देश्य क्या होता है? तो क्या कहता है कि डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर पर संयोजक में प्रयुक्त प्रतिरोध धारा का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य क्या हो जाता है? तो इसका उद्देश्य होगा धारा दिशा को आसानी से पलटना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, धारा दिशा को आसानी से पलटना। आगे देखिए क्वेश्चन है 39, डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ठोस पोल शू का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन देखिए क्या है? तांबे के नुकसान को कम करने के लिए, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि ठोस पोल शू का उपयोग कर रहा है। तो ठोस पोल शू का उपयोग क्यों करेंगे? तो चुंबकीय पथ के रिलक्टेंस को कम करने के लिए। आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी, डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है? तो चुंबकीय पथ के रिलक्टेंस को कम करने के लिए, यानी कि 39 का आंसर डी हो जाएगा। 40 यानी कि 40 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर युक्त बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो कौन सा धातु उपयोग किया जाता है? रोल्ड स्टील का। बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर युक्त बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो रोल्ड स्टील का उपयोग किया जाता है, यानी कि 40 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। 41 क्वेश्चन का रहा है कि डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य होता है? डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य होता है? तो एक दिशा में आउटपुट बनाने के लिए। कल हम बताए थे कि स्प्लिट रिंग क्या होता है कि इस तरह से ये बाइंडिंग होता है और इसको एक रिंग से इस तरह से कनेक्ट रहता है। ठीक, तो क्या होता है कि इधर से देखिए करंट आ रहा है और ये रिंग एक बना दिया है। ठीक, तो क्या करता है कि जितना भी होता है, जितना भी करंट आ रहा है सबको क्या करता है कि एक दिशा में आउटपुट बना देता है। सब इस रिंग पे कनेक्ट होता है और इससे जिस पे हमको देना चाहते हैं एक दिशा में, एक पे हम दे देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 41 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, एक दिशा में आउटपुट बनाता है। 42 है, डीसी जनरेटर में किस प्रकार के वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होते हैं? तो कौन सा हो जाएगा? अल्टरनेटिंग वोल्टेज। डीसी जनरेटर में किस प्रकार के वोल्टेज गतिशील रूप में प्रेरित होते हैं? यानी कि जब आर्मेचर रोटेट करता है तो आर्मेचर में कौन सा वोल्टेज प्रोड्यूस होता है? तो वोल्टेज जो प्रोड्यूस होता है वो कौन सा होता है? अल्टरनेटिंग वोल्टेज, यानी कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज होता है। आगे कह रहा है कि एक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य क्या है? एक्स के रूप में नीचे एक फिगर दिया हुआ, उसमें एक्स के रूप में जो स्लॉट चिन्हित किया गया उसका क्या उद्देश्य है? तो देखिए इसका क्या उद्देश्य है। तो देखिए ये जो है स्लॉट दिया हुआ है, जैसे ये स्लॉट जो है इसका काम क्या होता है? तो ये देखिए जैसे मान लीजिए कि एक शाफ्ट है, इस तरह से एक शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर हमको क्या करना है कि फिक्स करना है, बाइंडिंग को फिक्स करना है। तो जो बाइंडिंग को फिक्स करना है तो इसमें एक क्लिप होता है,
इस क्लिप के द्वारा इसको क्या करता है, फिक्स कर दिया जाता है, जिसके कारण कि जब रोटर रोटेट करे शाफ्ट के ऊपर तो शाफ्ट रोटेट करे तो उसके साथ रोटर जो है वो भी एक अच्छी तरह से पकड़ बनाया रहे, ऐसा ना हो कि रोटर स्लिप कर जाए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये छिद्र इस तरह से बनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, टू फिक्स द की वे, कुंजी तरीका ठीक करने के लिए, यानी कि सही तरीके से सेट करने के लिए जो होता है कट बनाया जाता है। आगे 44 है, 44 नंबर क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या होता है। तो डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का हम लोग उपयोग क्यों करते हैं, तो कहता है कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करना। डीसी जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग का उद्देश्य क्या होता है, तो कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों का चुंबकित करना, टू मैग्नेटाइज द पोल टू प्रोड्यूस कॉइल फ्लक्स। तो जो डीसी जनरेटर फील्ड कॉइल जो होता है वो कॉइल फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए उपयोग किया जाता है। अब आगे आपका देखिए आंसर क्या है, 45 नंबर क्वेश्चन, बड़े डीसी जनरेटर मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो पोल कोर बनाने के लिए बोल रहा है। पोल कोर क्या होता है, तो देखिए ये इस तरह से होता है पोल, इस तरह से होता है, इस तरह से, ये क्या होता है, पोल शूज होता है, और ये जो होता है ये क्या होता है, पोल कोर होता है। तो कहता है कि बड़े डीसी मशीनों में मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो ढलवा लोहा का, यानी कि आंसर नंबर सी। 45 नंबर क्वेश्चन, बड़े डीसी जनरेटर मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो कास्ट आयरन का, यानी कि ढलवा लोहा। आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। अब आगे आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है कि क्यों पोल कोर स्टम्पिंग डीसी जनरेटर में पटलित करते हैं, यानी कि व्हाई द पोल कोर स्टैंपिंग आर लेमिनेटेड इन डीसी जनरेटर। जब भी कोर को या फिर बाइंडिंग को लेमिनेट किया जाएगा, जब भी लेमिनेट किया जाएगा तो उससे एक ही चीज़ कम करने के लिए क्या जाता है, क्या किया जाता है, रिड्यूस द एडी करेंट लॉस, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। कहते हैं क्यों पोल कोर स्टम्पिंग डीसी जनरेटर को पटलित किया जाता है, तो भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। 46 का आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। आगे देखिए 47 नंबर क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए शंट जनरेटर का उपयोग किया जाता है। 47 का कौन सा आंसर हो जाएगा, ए। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है, तो शंट जनरेटर का उपयोग किया जाता है। आगे 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग बाइंडिंग का उद्देश्य क्या होता है। तो कंपनसेटिंग बाइंडिंग का उद्देश्य क्या होता है कि मैग्नेटाइजिंग करंट को बढ़ाना, मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट को बढ़ाना, और डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट जो होता है उसको कम करना। तो कहता है डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग बाइंडिंग का उद्देश्य क्या होता है, तो न्यूट्रलाइज द डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, यानी कि बीच चुंबकीकरण प्रभाव को बेअसर कर देना। 48 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, बीच चुंबकीकरण प्रभाव को बेअसर कर देना। आगे आपका आंसर क्या है, 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध मान से ऊपर हो तो क्या प्रभाव पड़ता है। एक डीसी जनरेटर में यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध मान से ऊपर हो तो क्या प्रभाव पड़ता है, तो जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल हो जाता है। यानी कि फील्ड प्रतिरोध अगर क्रांतिक प्रतिरोध से, यानी कि जो प्रतिरोध हम फिक्स किए वो उससे अगर ज़्यादा हो जाता है फील्ड प्रतिरोध, तो क्या होता है, जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल हो जाता है। 49 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल हो जाता है। अब 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 50 नंबर क्वेश्चन है डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या होता है। तो आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है, आउटपुट वोल्टेज
कम हो जाता है। डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रक्रिया का क्या प्रभाव होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है। 50 का आंसर बी, आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है। अब देखिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंप्लेक्स वेव बाउंड आर्मेचर के साथ एक 4 पोल जनरेटर में 1020 कंडक्टर है और 1500 आरपीएम की गति से संचालित है। फ्लक्स पर पोल 0.007 वेबर है। उत्पादित ईएमएफ की गणना करें। अब आपको 51 में क्या न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल हम लोग कैसे बनाएंगे? न्यूमेरिकल बनाने के लिए हम लोग क्या देखे हैं, इसमें आपसे पूछ रहा है कि उत्पादित ईएमएफ की गणना करें। उत्पादित ईएमएफ यानी कि ईबी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? NP फाइव जेड वाई 60 ए। अगर लेफ्ट बाइंडिंग है तो पोल बराबर ए, और अगर वेव बाइंडिंग है तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 2। ठीक, अब यहाँ देखिए आपको एन दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। यहाँ आपको एन दिया हुआ है, एन आपको कितना दिया हुआ है? एन आपको यहाँ दिया हुआ है 1500 आरपीएम, यानी कि जो गति दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 1500 आरपीएम। एन बराबर 1500 आरपीएम, 1500 आरपीएम दिया हुआ है एन। अब आपको इसमें देखिए क्या दिया हुआ है? पी, पोल बराबर कितना दिया हुआ है? 4 पोल आपको दिया हुआ है। पी बराबर भी दिया हुआ है। अब देखिए फाई का मान क्या हो जाएगा? वेबर दिया हुआ है, फ्लक्स पर पोल यानी कि वेबर, तो कितना? 0.007 वेबर। फ्लक्स का मान यूनिट क्या होता है? वेबर, तो देखिए 0.007 वेबर। अब आपको कौन सा बच गया? जेड बराबर नंबर ऑफ कंडक्टर। नंबर ऑफ कंडक्टर आपको कितना है? 1020, तो नंबर ऑफ कंडक्टर हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए मेन जरूरी क्या है कि ये क्या है? सिंप्लेक्स वेव बाइंडिंग है। तो अगर वेव बाइंडिंग है तो कितना हो जाएगा? ए बराबर 2 दिया हुआ है, तो यहाँ ए बराबर 2 हो जाएगा। अब टोटल का मान हम पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? ई बी का मान ज्ञात हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अगर ये सब पुट करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर 357। तो 51 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो इसी के साथ आपका आज का डीसी जनरेटर खत्म हो गया। अब आगे कल पढ़ाया जाएगा डीसी मोटर, अगला चैप्टर है। तो आप लोग अपनी तैयारी को बनाए रखें, 25 नंबर से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो दीपावली मनाएं, आप लोग को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, और साथ साथ थोड़ा पढ़ाई भी करते रहें, जिससे कि आपका एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएँ और बहुत अच्छे से आपका एग्ज़ाम कम हो जाए। थैंक यू।